तो बच्चों हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट कर रहे हैं ना। कैपेसिटर देखो क्या होता है, पार्ट थोड़ा बेसिक आएगा ना, ज्यादा तो नहीं, करीब इसका 2 लेक्चर हो जाएगा, तो उतना बेसिक ही आएगा केवल। अब देखो इस नेक्स्ट वीक में केवल आपका वेडनेसडे तक ही क्लास हो पाएगा ना, वेडनेसडे तक ही क्लास हो पाएगा। हाँ, तो फिर मेरे को अगले वीक में क्या रहता है, जैसे ट्यूसडे को मेरी क्लास पहली पड़ती है ना, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ताकि 2 क्लास मुझे मिल जाए अगले वीक में। तो अगले वीक में थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज रहेगा क्योंकि छुट्टियां पड़ रही हैं। मेरे को 2 क्लास चाहिए होगा अगले वीक में, तो उस हिसाब से फिर थोड़ा चेंजेस कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर कैपेसिटर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कैपेसिटर या फिर इसका दूसरा नाम कंडेंसर भी होता है। कंडेंसर सुना है क्या? किसी ने कंडेंसर का नाम सुना है? हाँ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में कोर्स थोड़ा आगे चल रहा होगा ना। केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से शुरू से बहुत ज्यादा क्लासेस लगी हैं, तो ऑलरेडी आगे ही चल रहा होगा। मैथ में तो विजयन सर ऑलरेडी सही सब कर ही रहे होंगे। मुझे लगता है मेरा ही थोड़ा स्लो चल रहा है, तो मुझे क्लास लगा लेने दो। कंडेंसर का नाम सुना है बच्चों आपने? फैन में देखो एक कंडेंसर होता है। कई बार आपका अगर वो कंडेंसर खराब हो जाए तो फैन चलता ही नहीं है, स्विच ऑन करोगे फैन चलेगा नहीं। लेकिन अगर आप फैन को हाथ से एक बार घुमा दो, फिर चलने लग जाता है फैन, क्योंकि फैन में कोई खराबी नहीं आई है, बस स्टार्ट नहीं लेता है। वो कंडेंसर खराब होने के बाद स्टार्ट नहीं लेगा। तो अगर आप खुद ही थोड़ा फैन तक जाओ और हाथ से चला दो उसको, फिर मस्त चलने लग जाएगा फैन। तो ये जो कंडेंसर या कैपेसिटर होता है, इनका काम क्या होता है? स्टार्ट देना। स्टार्ट मतलब कोई भी चीज, जैसे फैन है, उसको स्टार्ट देने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। एक बार वो घूम गया तो फिर घूमता रहेगा, फिर कम एनर्जी में काम होता है। तो ये जो स्टार्ट देने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, ये काम हम कैसे करते हैं? पहले हम एक जगह कहीं एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं ना, एक जगह स्टोर कर लेते हैं। तो ये स्टोर करने का काम कौन करता है? कैपेसिटर या कंडेंसर। ये स्टोर करके रखता है अपने अंदर एनर्जी, और जैसे ही जरूरत होगी वो इंस्टेंटली एनर्जी देगा और फैन को घुमा देगा। एक बार फैन घूमने लग गया, फिर कंडेंसर का काम खत्म। फिर अपना एनर्जी आती रहेगी थोड़ी थोड़ी और फैन को घुमाती रहेगी। बात समझ आ रही है बच्चों? कैपेसिटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखना, ना कि जरूरत पड़ने पे वो इंस्टेंटली आपको एनर्जी सप्लाई करेगा। तो और जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, तो वो तभी स्टोर हो पाती है जब वहां पे चार्ज स्टोर हो। तो कैपेसिटर का काम है इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। देखो यहाँ पे आप ये देखोगे कि पूरा जो ये इलेक्ट्रो है और आगे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 3 टाइप के आपको डिवाइस मिलेंगे। एक होगा रेसिस्टेंस, एक होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर को सी से दिखाते हैं, और एक हम आगे पढ़ेंगे इंडक्टर। तो ये 2 लोग होंगे जो एनर्जी को स्टोर करते हैं। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेगा, इंडक्टर का काम होगा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करना। और ये दोनों मिलके जो भी स्टोर करेंगे, दोनों मिलके जो भी कमाएंगे,
उन सबको उड़ाने का काम करेगा रेसिस्टेंस। इसका काम है केवल उड़ाने का, कुछ भी कमाने का काम नहीं है। बस लाओ, जो भी पैसे हैं लाओ, ये उड़ा देगा सबको। एनर्जी जो भी स्टोर रहेगी सबको ये हीट में कन्वर्ट कर देगा। तो पूरे अपने सर्किट में ऐसे 3 लो होते हैं। जब मैग्नेटिज्म भी पढ़ लेंगे तो एल भी आ जाएगा। तो आपके दिमाग में एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि आर सी एल 3 लोग होते हैं। सी एनर्जी स्टोर करता है, एल एनर्जी स्टोर करता है, और आर सारी एनर्जी को उड़ाने का काम करता है ना, सबको हीट में कन्वर्ट कर देता है। ये जो एल है, एल के बारे में आप आगे पढ़ोगे ना, इंडक्टर बोलते हैं इसको। तो अभी हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। तो अब देखो बच्चों, ये जो कैपेसिटर है, किसको बोलते हैं कैपेसिटर? अच्छा अच्छा, ओके। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पर कैपेसिटर मतलब क्या? कैपेसिटर मतलब हम एक कोई भी दो कंडक्टर्स ले लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू कंडक्टर ना, और उनको ऐसे अगल बगल रख दो ना, उनको कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू कंडक्टर को ही हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। और कैपेसिटर पे हमेशा हम एक में प्लस में चार्ज देंगे और दूसरे में माइनस। तो ऐसे होगा क्या, प्लस में चार्ज दोगे तो प्लस वाला चार्ज चार्ज सब इधर फैल जाएगा, और माइनस वाला इधर फैल जाएगा। आसपास रखे रहेंगे तो चार्जेस ये इधर ज्यादा रहेंगे ना, ये दोनों अट्रैक्ट होके इधर वाले सरफेस पे आएंगे, इधर चार्ज बहुत कम होंगे या नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्या होता है, एक पे प्लस चार्ज देंगे, एक पे माइनस चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज आया तो यहाँ एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वहां पे एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, हमने देखा था ना पोटेंशियल एनर्जी वाले चैप्टर में। तो ये पूरी एनर्जी कहाँ है, पूरे इतने पार्ट में कन्फाइन है। जैसे जरूरत होगी आपको ये यूज हो जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटर का काम क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करना। और ये होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू कंडक्टर, वो कोई भी शेप के हो सकते हैं। ये दोनों क्या है, कंडक्टर हैं, ये ध्यान रखना। इंसुलेटर आप बॉडी नहीं ले सकते, सेमी कंडक्टर नहीं ले सकते, आपको क्या लेना है, कंडक्टर्स लेने हैं, मेटल लेना है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर। और इन दोनों कंडक्टर को हम बोलते हैं ये कैपेसिटर के प्लेट्स हैं ना। इसको बोलेंगे ये पॉजिटिव प्लेट है, इसको बोलेंगे निगेटिव प्लेट है। कोई भी साइन वो साइज का हो, डायमेंशन का हो, उससे मतलब नहीं है। ये नहीं कि प्लेट की तरह दिखेगा तभी प्लेट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। कैसा भी साइज हो, शेप हो, हम उसको प्लेट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो कंडक्टर्स हैं, टू कंडक्टर्स आर कॉल्ड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, और हमेशा दोनों प्लेट पे आप जो चार्ज दोगे, एक पे प्लस में दोगे, एक पे माइनस में ना। ऐसा नहीं कि इसको प्लस क्यू दे रहे हो, इसको भी प्लस क्यू दे रहे हो, या इसको प्लस माइनस टू क्यू दे रहे हो, इसको माइनस टू क्यू माइनस थ्री क्यू, ऐसा भी नहीं करना है ना। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देते हैं हमेशा दोनों।
ठीक है बच्चों। तो अब देखो इसमें कैपेसिटर पे देखोगे तो नेट चार्ज कितना है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू चार्ज, तो नेट चार्ज कितना हुआ इस पे, जीरो ना। नेट चार्ज जीरो होता है, लेकिन अगर हम बोले कि कैपेसिटर का चार्ज क्यू है तो इसका मतलब होता है हम पॉजिटिव चार्ज प्लेट का चार्ज बताते हैं। जो कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होता है हम उसको बोलते हैं वो कैपेसिटर पे चार्ज है, क्योंकि वो हमारा हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि भाई इधर प्लस है तो यहाँ माइनस है, वो सबको पता है। तो हम केवल पॉजिटिव प्लेट को चार्ज को बोल देंगे कि कैपेसिटर पे चार्ज है, तो आप समझ जाओगे कि एक प्लेट पे प्लस टू चार्ज है और एक पे माइनस। जैसे मैंने बोला एक कैपेसिटर है उस पे प्लस 10 कूलम चार्ज है, तो आप समझ जाओगे एक प्लेट पे 10 कूलम है, एक पे माइनस 10 कूलम है। चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज टेकन एज चार्ज ऑफ कैपेसिटर ना, हम ऐसे बोलने में ऐसे यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लो इस सर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल V1 है, इधर वाले का पोटेंशियल V2 है। नहीं, ये एक कंडक्टर है तो इसके कोई भी एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही इसके हर पॉइंट का होगा ना, कंडक्टर है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है ना, एक बार चार्ज दे दिया, अब चार्ज रुका हुआ है ना, फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, तो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। कुछ मान लो V है ना, ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, क्या जो चार्ज आप दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा चार्ज देते जाओगे दोनों पे, एक पे प्लस पे एक में माइनस पे, तो उतना ज्यादा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा। जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे इसको प्लस में और इसको माइनस में, उतना ज्यादा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि चार्ज जो होगा कैपेसिटर पे और उन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ना, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो जब प्रोपोर्शनल होंगे तो कुछ ना कुछ वहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो वो कुछ हमने मान लिया सी है। तो यही कैपेसिटर का मेन फॉर्मूला है। जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस में मेन फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू आई आर, वैसे कैपेसिटर के लिए मेन फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू सी वी। Q मतलब पॉजिटिव प्लेट का चार्ज ना, Q मतलब हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो है कैपेसिटर का। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस या फिर इसको कैपेसिटी भी बोलते हैं। और इसको अब देखो डिफाइन कैसे करते हो, C इक्वल टू Q बाई V, मतलब यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ रहा है आपको कैपेसिटर को, वो आप बोलोगे उसकी कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए कितना आपको चार्ज देना पड़ रहा है वो उसका कैपेसिटेंस हो।
यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस राइज करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ता है उसके बराबर ये हमारा, अगर V की वैल्यू 1 है तो C इक्वल टू Q होगा। तो अब देखो कोई भी कैपेसिटर की कैपेसिटी तब अच्छी मानी जाती है जब ज्यादा से ज्यादा चार्ज दे यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए, समझो। अब आपको देखो एक चीज ये पता होगा कि हाई वोल्टेज पे काम करना सेफ होता है या लो वोल्टेज पे? हाई वोल्टेज पे काम करना सेफ होगा या लो वोल्टेज पे? लो वोल्टेज पे काम करना सेफ होगा। तो आप अगर कोई भी डिवाइस बनाना चाह रहे हो तो आप क्या चाहते हो कि कम से कम वोल्टेज दे करके ज्यादा से ज्यादा चार्ज और एनर्जी स्टोर हो जाए, समझो, ज्यादा से ज्यादा चार्ज और एनर्जी स्टोर हो जाए ना। आप ये थोड़ी चाहोगे कि भाई आपने थोड़ा सा चार्ज दिया और वोल्टेज भाग गया अचानक से 1000 वोल्ट, 1 कूलम चार्ज दिया और वोल्टेज भाग गया 1000 वोल्ट, तो अब उसके पास भी जाओगे तो आपको दिक्कत है। तो आप चाहते हो कि भाई हम लोग 100 1000 कूलम चार्ज दे दे और वोल्टेज बढ़े 2 वोल्ट 3 वोल्ट, तो वो अपने लिए फायदेमंद है ना। तो ज्यादा कैपेसिटी कब होगी? जब कम से कम वोल्टेज पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज मिले ना। तो जितना यूनिट वोल्टेज राइज के लिए जितना ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा उतना अच्छा आपका कैपेसिटेंस है। समझ आ रहा है बच्चों? यूनिट वोल्टेज राइज के लिए जितना ज्यादा आपका, आपने देखो पीछे लिक्विड में पढ़ा था कि वोल्ट, पीछे चार्ज में हमने लिक्विड का एग्जांपल लेके किया था कि वोल्टेज को हम हाइट से रिलेट कर सकते हैं और चार्ज को हम लोग वाटर से रिलेट कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड से। हाँ वही समझा रहा हूँ भावेश। तो अब देखो अगर आपके पास 2 कंटेनर हैं, तो दोनों में किसकी कैपेसिटी ज्यादा अच्छी बोलोगे? एक में आपने थोड़ा सा पानी डाला और हाइट ज्यादा बढ़ गया, तो ज्यादा हाइट बढ़ेगा, थोड़ी देर बाद ये पानी गिरने लग जाएगा। और एक में ज्यादा पानी डाल लो तो भी हाइट थोड़ा ही बढ़ा, तो इसमें आप ज्यादा डाल पाओगे ना कैपेसिटी। धीमे धीमे इसकी कैपेसिटी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मान लो जो वाटर डाल रहे हो वो कुछ, उसका वॉल्यूम कुछ भी है, तो आप यहाँ पे कुछ वी वॉल्यूम डाल रहे हो तो इसका हाइट कुछ एच बढ़ रहा है, और यहाँ पे वही वी वॉल्यूम डाला तो ज्यादा हाइट बढ़ गई, एक तरह से ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस बढ़ गया। तो वो उसकी कैपेसिटी अच्छी नहीं मानी जाएगी ना, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा, दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। कम से कम हाइट पे ज्यादा से ज्यादा पानी रखोगे तो उसकी कैपेसिटी अच्छी है आपके लिए। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे कंटेनर से भी रिलेट कर सकते हो ना। कम से कम वोल्टेज पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज अगर स्टोर करेगा तो हम बोलेंगे कैपेसिटी अच्छी है। अब देखो C इक्वल टू क्या है, Q बाई V। तो अगर यूनिट पूछा जाए कैपेसिटर का तो यूनिट क्या होगी? Q मतलब कूलम, V मतलब वोल्ट ना, कूलम पर वोल्ट। 1 कूलम पर वोल्ट को हम लोग, ये SI यूनिट को 1 फैरेड बोलते हैं, और सिंबल में इसको हम F से डिनोट करते हैं ना, ये SI यूनिट है। अब ये जो 1 फैरेड है ये काफी बड़ी यूनिट होती है। तो नॉर्मली आपको जो कैपेसिटी मिलेगी वो 1 फैरेड की जगह नॉर्मली 1 माइक्रो फैरेड, 1 मिली फैरेड, इस टाइप के मिलेंगे कैपेसिटर। जो आपको मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे कि 10 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है। 1 फैरेड का कैपेसिटर मतलब बहुत बड़ी कैपेसिटी का कैपेसिटर है। तो इतना आपको यूज नहीं रहता, माइक्रो मिली रेंज में ही मिलेंगे आपको हमेशा। फिर भी जो भी क्वेश्चन में रहेगा हम वैसा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? ये सब चीजें नोट हुई हैं? बच्चों नोट हो गया है?
अब देखो बच्चों, कोई भी कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर आपको निकालनी है ना, कोई भी आपको ऐसे कंडक्टर दिया हुआ है और आपको इसकी कैपेसिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, एक को प्लस क्यू चार्ज दे दोगे, एक को माइनस क्यू चार्ज दे दोगे, और इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस निकालोगे। V आ जाएगा, Q दिया है तो Q बाई V का रेशियो देखोगे, Q बाई V का जो रेशियो आएगा उसी को कैपेसिटेंस बोल दोगे। ना, कोई भी कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने को बोला जाए तो आपको हमेशा ये करना रहेगा। ठीक है बच्चों, कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या है, दो प्लेट रहेंगे, एक को प्लस क्यू चार्ज दे दो, एक को माइनस क्यू चार्ज, और उनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस निकालो, फिर Q बाई V का रेशियो कर दो। ये कैपेसिटेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? कैपेसिटेंस जो होगा वो कैपेसिटी है ना, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि किधर कुछ एनर्जी स्टोर कर रहे हो, ये स्केलर क्वांटिटी है। और क्या बताना था ये, हाँ, और ये देखो जो कैपेसिटी है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी ना। अभी हम देखेंगे कि कैपेसिटी निकालने के लिए हम जैसे Q चार्ज दिए और V वोल्टेज डिफरेंस आया, और फिर रेशियो निकालेंगे, तो जब हम ये रेशियो निकालेंगे तो आप देखोगे इसमें ना तो Q का टर्म बचेगा ना V का टर्म बचेगा, इसमें केवल बचेगा कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इसका एरिया कितना है, यहाँ पे मीडियम कौन सा है, केवल इस टाइप की चीजें बचेंगी। मतलब जो कैपेसिटी डिपेंड करेगी वो कितना चार्ज गिवन है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, कितना वोल्टेज है उस पर नहीं, ये रेशियो में दोनों कट जाएंगे। डिपेंड करेगी कितने बीच की डिस्टेंस कितनी है, एरिया कितना है, मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या है, ये किस टाइप का प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है या स्फीयर है, किस टाइप का प्लेट है ना, इसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, बीच की डिस्टेंस पे, और यहाँ कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा, चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। समझो बच्चों, ये वैसे ही है जैसे एक कंटेनर है, अगर मैंने एक कंटेनर ले लिया तो इसकी कैपेसिटी किस बात पे डिपेंड कर रही है, इसकी ज्योमेट्री पर, वो इस बात पे थोड़ी डिपेंड कर रही है कि इसमें कितना पानी मैंने अभी भरा हुआ है। पानी अभी थोड़ा ही भरा है तो भी कैपेसिटी तो है ना जितनी है। समझो बच्चों, ऐसा थोड़ी कि मैंने थोड़ा सा पानी भरा तो मैं बोलूंगा यही इसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी किस बात पे डिपेंड करेगी, इसकी क्या ज्योमेट्री है ना, तो ऐसे इस कैपेसिटर की भी कैपेसिटी किस बात पे डिपेंड करती है, उसकी ज्योमेट्री क्या है और वहां पे मीडियम क्या है। है तो ये पॉइंट हम लोगों ने नोट कर लिया कि जो कैपेसिटेंस है वो शेप और साइज पे डिपेंड करेगा और मीडियम पे डिपेंड करेगा, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि चार्ज कितना दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना आया है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अगर मैं एक सिंगल कंडक्टर ले लूं, एक सिंगल मैंने कंडक्टर ले लिया, मैं बोलूं कि भाई ये कैपेसिटर है, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करोगे, क्योंकि मैंने तो बोला है दो कंडक्टर के कॉम्बिनेशन को कैपेसिटर बोलना है, तो मैं बोलूं कि भाई
एक कंडक्टर लिया है, बताओ ये कैपेसिटर है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं है ये। मैं बोलूंगा कि भाई ये दो कंडक्टर दिख रहे हैं, यहाँ दो कंडक्टर हैं भाई, एक नहीं है, दो हैं। दूसरा कहाँ है यहाँ? मैं बोलूंगा भाई इनफाइनाइट पे है, जाओ देख के आओ, दूसरा रखा हुआ है। जाओगे देखने? मैं तो बोलूंगा भाई यहाँ दो कंडक्टर हैं, इसकी दूसरी प्लेट इनफाइनाइट पे रखी हुई है, जाओ देख के आओ, चेक कर लो, बट है ये दो कंडक्टर का ही कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी सिंगल कंडक्टर इज ए कैपेसिटर, और हम ये मान लेंगे कि उसकी दूसरी प्लेट कहाँ पर है? इनफाइनाइट पे। जिसको चेक करना होगा वो देखाएगा। भाई मैं तो बोलूंगा कि ये थोड़ी बोला गया था कि कैपेसिटर के डेफिनेशन में कि टू कंडक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स विच कैन बी सीन विल बी कैपेसिटर, ऐसा बोला गया था। बस ये बोला गया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स आर इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो देखने का तो कोई कंडीशन है नहीं भाई भावेश। ये बहुत भोली भोली बातें करता है कि नहीं नहीं दिखना चाहिए सर तभी मानूंगा मैं, तो ऐसा कंडीशन ही नहीं लगा तो अब क्या करें? तो एवरी सिंगल कंडक्टर इज अ कैपेसिटर बाय एज्यूमिंग इट्स अदर प्लेट इज एट इंफिनिटी ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर एक प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है बच्चों, तो एक सिंगल कंडक्टर भी एक कैपेसिटर है। तो अब बात ये आती है कि सिंगल भी जब कैपेसिटर है तो डबल का क्यों क्यों यूज करें, फिर तो हम सिंगल ही यूज करेंगे। तुरंत भोला भावेश के मन में ये बात आ जाएगी कि यार फिर दो क्यों ही यूज करना है, एक से ही काम चला लूंगा। है कि नहीं भावेश? वेरी गुड भावेश। तो आप देखोगे कि एक सिंगल कंडक्टर कैपेसिटर तो है, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत कम आएगी। अगर हम लोग इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करें तो वो बहुत ही कम आएगी। तो ये कोई काम का रह नहीं जाता, भले ही एक सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर हो। तो हम लोग पहले अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और प्रूव करते हैं कि भाई कैपेसिटी बहुत कम होती है, ताकि आपको फील आ जाए कि भाई हाँ काम का नहीं है ये। तो मान लो मैं बोलूं आपको कि एक कंडक्टर का स्फीयर लिया हमने, एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया जिसका रेडियस आर है। अब पूछा जाए कि भाई इसकी कैपेसिटी निकालो। तो कैपेसिटी निकालने का क्या तरीका है बच्चों? आप दोनों प्लेट को चार्ज दोगे, एक को प्लस क्यू दूसरे को माइनस क्यू ना, और फिर दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, और फिर क्यू बाई वी का रेशियो देखोगे। यही करेंगे ना बच्चों, यही करेंगे। याद है कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज देते हैं, एक को माइनस क्यू, और क्यू बाई वी का रेशियो निकालते हैं। तो अब देखो इसकी एक प्लेट तो हमारे सामने रखी हुई है, तो हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और ये कंडक्टर है तो जो भी चार्ज दूंगा वो सब कहाँ जाएगा?
अंदर चार्ज कुछ रुकेगा क्या? कंडक्टर में जब भी चार्ज दोगे सब चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पे। और दूसरा वाला इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी वाले का तो टेंशन ही नहीं लो। इन्फिनिटी पे जो है उसका क्या हो रहा है वो भूल जाओ। अब इन्फिनिटी पे जो भी रहता है वहां का इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम क्या मानते हैं? जीरो। मतलब इधर वाली प्लेट का पोटेंशियल कितना है? जीरो। सेकेंड प्लेट का पोटेंशियल जीरो है। और फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल कितना है? तो अगर आपके पास एक स्फीयर है जिसके ऊपर क्यू चार्ज है तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना बोलोगे? एक क्यू चार्ज के स्फीयर की वजह से उसके सरफेस का पोटेंशियल कितना बोलेंगे? भोला भावेश का आंसर आ गया है, क्यू बोलेंगे। फिर पांडा का भी आंसर आ गया, 3Q/2R। और थोड़े अच्छे अच्छे आंसर लेके आओ। जब एक्चुअल आंसर बताना ही नहीं है तो फिर कुछ भी बोलो। सही है भाई। अब लोगों को समझ आया कि ये क्या है, एक हॉलो स्फीयर है। चार्ज अगर सरफेस पे, मतलब ये क्या है, एक चार्ज का हॉलो स्फीयर है। एक चार्ज के हॉलो स्फीयर की वजह से इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल बोलते हैं? एक चार्ज के हॉलो स्फीयर की वजह से उसके सरफेस का पोटेंशियल होता है KQ/R। तो यहाँ पे पोटेंशियल है इसके सरफेस का KQ/R। यहाँ पे बाहर फ्री स्पेस है ना, ये बाहर सब फ्री स्पेस है, दोनों प्लेट के बीच में क्या है? फ्री स्पेस। तो अब आपको V1 पता है, V2 पता है, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा वोल्टेज डिफरेंस, के मतलब 1/4πε0 Q/R। फ्री स्पेस है इसलिए ε0 है। तो अब देखो इससे Q/V का रेशियो कितना आया? तो कैपेसिटी आई 4πε0R। तो कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? कैपेसिटी डिपेंड कर रही है कि कितना बड़ा स्फीयर है, उसका रेडियस कितना बड़ा है, और वहां पे एप्सिलॉन मतलब मीडियम कौन सा है। अलग कोई मीडियम होगा दोनों के बीच में तो वहां वाला वो वाला एप्सिलॉन लेते हैं। तो कैपेसिटी जो है ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है और मीडियम पे डिपेंड कर रही है, क्यू और वी पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो तो कट जाएंगे। समझ आया बच्चों? एक सिंगल कप स्पीयर की कैपेसिटी कितनी होती है? 4πε0R। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ना। एक सिंगल स्पीयर की कैपेसिटी होगी 4πε0R। तो अगर आपको अब ये बात समझ आ गई कि भाई एक सिंगल स्पीयर की कैपेसिटी इतनी होती है, तो आपको पूछा जाए कि अगर मान लो हमारा अर्थ भी एक स्पीयर है, तो थोड़ी देर के लिए अर्थ को हम एक कंडक्टर मान लें। हालांकि उसके अर्थ क्रस्ट पे बहुत सारा आयरन रहता है ना, तो लगभग उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, कंडक्टर की तरह ही पूरा बिहेव करता है। तो इसकी कैपेसिटी बताओ, अर्थ की कैपेसिटी। अर्थ का रेडियस कितना पकड़ोगे? लगभग 6400 किलोमीटर। तो निकालो सब लोग, अर्थ की कैपेसिटी कितनी होगी। और अर्थ का दूसरा प्लेट मान मान मतलब वही है, इंफिनिटी पे है, तो आप सिंगल वाले का फॉर्मूला लगा के निकाल दो। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? यहाँ पे
अरे ऊपर या नीचे, ऊपर तो और ऊपर जाना रहूंगा फिर। हाँ, तो सबने कैपेसिटी निकाल दी, तो कैपेसिटी आ गई 4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो ये उसका रेसिप्रोकल लिखा है ना, तो इसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे। इंटू आर की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में लिख देंगे। तो ये सबने सॉल्व किया तो आंसर आया 7.1 × 10⁻⁻⁴ फैरेड। तो देख रहे हो, एक सिंगल अर्थ के इतना बड़ा अगर हम स्पीयर ले लें तो भी उसकी कैपेसिटी कितनी है, 7.1 × 10⁻⁻⁴ फैरेड। ये कैपेसिटी बहुत कम है, अर्थ के साइज के हिसाब से देखोगे तो ये बहुत कम है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि केवल अगर आप केवल 7.1 × 10⁻⁻⁴ कूलम चार्ज दोगे तो V की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, वोल्टेज डिफरेंस 1 बढ़ जाएगा ना। C = Q/V फॉर्मूले में डाल दो, V को 1 लिख दो, C हमारा आया हुआ है, इसको इधर ले आओ तो Q आ गया है। इतना चार्ज देने पे V 1 बढ़ेगा, समझो। तो अगर मान लो आपको 200 वोल्ट तक जाना है तो 200 वोल्ट तक जाने के लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ जाएगा। ठीक है, अब समझ गए हो तुम लोग ना कि इसकी कैपेसिटी बहुत कम है, समझो। जैसे मान लो घर में 220 वोल्ट पे काम होता है, तो इसकी कैपेसिटी लिख दी हमने और 220 वोल्ट लिख दिया, तो ये कितना आ जा रहा है, क्या लिख दिया, 10 बजे करीब। तो ये देख लो ये कितना आ रहा है करीब, पूरे अर्थ को पूरे अर्थ को केवल मैं इतना सा चार्ज दूंगा तो ये 220 वोल्ट पे पहुंच जाएगा, समझो। इतना सा चार्ज देने पे ही पूरा अर्थ का वोल्टेज 220 वोल्ट हो गया। मतलब ये हल्का सा आपने चार्ज दिया, अब अर्थ के पास भी गए तो झटका लगेगा, और 1 कूलम चार्ज दे दिया तब तो आप अर्थ के पास जा ही नहीं सकते, फिर तो हिल जाओगे आप। 1 कूलम देने पे तो इस अर्थ का वोल्टेज बहुत हाई भाग जाएगा। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? जो घरों पे हम इतना सेफली 220 वोल्ट यूज कर रहे हैं, वो वोल्ट अर्थ को हल्का सा 0.154 कूलम चार्ज देने से ही आ गया। तो सोचो अगर कि हम 1 कूलम चार्ज दे देते तो अर्थ कितना हाई वोल्टेज पे पहुंच जाएगा, समझो। फिर अर्थ के पास तो फिर रह ही नहीं सकते तुम। तो इसका मतलब एक सिंगल कंडक्टर जो है वो कैपेसिटर तो है, लेकिन कोई काम का कैपेसिटर नहीं है। उसके रहना न रहना सब बराबर ही है। तो इसलिए हम लोग सिंगल कंडक्टर को एज ए कैपेसिटर यूज नहीं करते। करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट करते नहीं। ठीक है बच्चों?
तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं कि कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कंडक्टर will be very low. तुम समझो, पहले तो आप अर्थ के इतना बड़ा स्पीयर लेके कहाँ से आओगे? अर्थ समझो ऑलरेडी बहुत बड़ा है। नॉर्मल आप एक 2 मीटर 4 मीटर का भी स्पीयर लेके आओगे तो उसकी कैपेसिटी तो समझो और भी बहुत ही ज्यादा कम है। अर्थ के इतने बड़े जब स्पीयर की कैपेसिटी इतनी आई, तो नॉर्मली आप कैपेसिटर लेके आओगे तो उसकी कैपेसिटी बहुत कम आएगी। और आपको कैपेसिटर लगाना है अपने फैन के अंदर, तो फैन के अंदर कितना बड़ा स्पीयर लगाओगे? एकदम छोटा सा स्पीयर लगाओगे ना, एकदम छोटा सा स्पीयर लगाओगे ना, समझो उसका रेडियस तो बहुत ही कम है, तो काम ही नहीं कर पाएगा, कोई कैपेसिटी नहीं होगी। तो इसलिए सिंगल कैपेसिटर का कोई यूज नहीं हुआ, मतलब कैपेसिटर है बट वो यूजफुल नहीं है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, डबल वाला यूज करते हैं। तो अब डबल वाला जो हम यूज करते हैं, तो उसके कुछ कुछ टाइप होते हैं, डिपेंडिंग कि किस टाइप के वो प्लेट के शेप और साइज है। तो आपने देखा कि भाई दो प्लेट्स होंगे, दो कंडक्टर होंगे, तो अब ये दो कंडक्टर कैसे कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि दो आप रेक्टेंगुलर प्लेट आमने सामने रख दो, ऐसे दो रेक्टेंगुलर प्लेट आमने सामने अगर हम रख दें, ना, तो इस कैपेसिटर को हम नाम देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ना, जैसा ये साइज इनका शेप दिख रहा होगा उस हिसाब से हम इनको नाम देते हैं। अगर हम लोग दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ले लें, तो अब ये दो प्लेट्स है ना, दो हॉलो स्फीयर है, ये दोनों हॉलो है ना, तो इसको नाम देंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। हमें मेनली तीन टाइप के कैपेसिटर पढ़ने हैं। अगर हम दो कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर ले ले, तो इसको हम नाम देंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। समझ आ रहा है बच्चों? तो दो कोई भी बॉडी ले लोगे तो वो कैपेसिटर है, दो कंडक्टर। लेकिन अब वो किस टाइप की बॉडी लिए उस बेसिस पे उसको नाम दे दिया गया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसके अलावा भी कोई भी दो कंडक्टर अगर ले लोगे तो उस हिसाब से वो कोई कैपेसिटर बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो अब हम लोग एक एक करके पहले तीनों टाइप के कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी।
आज श्रेयस नहीं आया क्या? श्रेयस कुलकर्णी? पांडा है या नहीं? पांडा का पता चला? पांडा सेकंड रैंक लाया है एमटीएस में, स्टेट रैंक सेकंड आई है पांडा की। एमटीएस 10th में कोई एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट अभी आया, एमटीएस। हाँ, नासिक का तो फर्स्ट ही होगा ना, अगर पूरे स्टेट में सेकंड है तो नासिक का तो फर्स्ट ही होगा। ग्रेविटी में यार लोग तो अच्छे अच्छे भरे हुए हैं, पता ही नहीं है मुझे। सरयू ने भी अभी मचाया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ वही है भावेश, वही है। एमटीएस तो वही होगा, एनटीएससी टाइप होता है ना महाराष्ट्र में, एमटीएससी शायद। तो नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं पहला टाइप ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो क्या है, आपने दो प्लेट लिए और इनको आमने सामने रखा हुआ है। ये दोनों सेम साइज के हैं, एकदम आइडेंटिकल प्लेट है, इनका मान लो एरिया ए है और इनके बीच की डिस्टेंस डी है। तो अब देखो, अगर आप साइड व्यू से देखोगे, मतलब इस साइड से देखोगे, इस एज को के सामने से, तो आपको क्या दिखेगा? एक लाइन दिख रही होगी ना। तो हम नॉर्मली कैपेसिटर बनाएंगे तो हमेशा बस ऐसे एक लाइन दिखा देते हैं। इनका एरिया ए है, प्लेट अंदर को गई हुई है ना, और बीच की डिस्टेंस डी है। कई बार होगा तो हम इनकी थिकनेस भी दिखा देते हैं, कभी कभी थिकनेस यूज कर लेते हैं, जरूरत होगी, नहीं तो ऐसे एक लाइन दिखा देते हैं ना। तो नॉर्मली हम लोग कैपेसिटर बनाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे ना, बार बार इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे। समझ आ रहा है बच्चों? बस दो लाइन ऐसे दिखा देंगे ना, ये वाला लाइन दिख रहा है, साइड से देखना है ना। दो प्लेट ऐसे रखे हैं ना, तो हम लोग ये वाला पार्ट का डायग्राम दिखा देंगे। तो अब हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो ये हमने एक कैपेसिटर ले लिया है। अब देखो, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होगी, नहीं, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होगी, ये इनके एरिया के कंपैरिजन में बहुत कम होगी। अगर इनके बीच की डिस्टेंस इनके एरिया के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो एक फाइनाइट साइज की भी प्लेट के बीच में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालोगे? इनफाइनाइट प्लेट वाले फॉर्मूले से। समझो बच्चों, अगर आपके पास एक फाइनाइट प्लेट है, एक फाइनाइट साइज की प्लेट है, लेकिन अगर आप एकदम उसके क्लोज जाके निकालोगे, तो यहाँ से क्लोज से देखोगे तो ये भी एकदम इनफाइनाइट वाली फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इनफाइनाइट प्लेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी इनके बीच। तो ये बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया डी है, प्लेट एरिया ए है। अब अगर मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दूं और इसको माइनस क्यू चार्ज, तो बताओ आउटर सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा? यहाँ कितना चार्ज आएगा और यहाँ कितना चार्ज आएगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है ना, पैरेलल प्लेट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। दोनों आउटर सरफेस पे चार्ज बताओ कितना कितना हो जाएगा? जीरो ना। दोनों आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो जीरो आएगा ना, क्योंकि टोटल चार्ज का सम प्लस क्यू माइनस क्यू बाई टू, तो जीरो हो जाएगा। और इसको आपने दिया कितना है? टोटल प्लस क्यू है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, इधर जीरो आया, तो मतलब इधर कितना आएगा? सारा चार्ज इधर ही आ जाएगा ना।
ना, इधर हमारा +Q चार्ज आ जाएगा। और हमेशा पता है कि प्लेट में आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, तो यहाँ पे अब -Q आ जाएगा ना। और आप देख भी सकते हो चार्ज कंजर्वेशन से 0 और -Q, टोटल आपने -Q दिया था। ठीक है बच्चों, अब हमें अगर इसकी कैपेसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा और फिर Q/V कर देंगे। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? अगर मुझे इस प्लेट के V लिखने का कोई फॉर्मूला पता होता तो मैं इसका V1 लिखता, इसका V2 लिखता और बीच का डिफरेंस ले लेता। बट पैरेलल प्लेट के लिए कोई V लिखने का फॉर्मूला पता है क्या? पैरेलल प्लेट के लिए V लिखने का फॉर्मूला नहीं पता है, तो दूसरा तरीका क्या है V निकालने के लिए? हमें वोल्टेज डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग E इंटू डी करेंगे ना, हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना E है। E किधर से किधर जा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ ना। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि पैरेलल प्लेट की वजह से E जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है ना, तो E यहाँ पे यूनिफॉर्म है। तो E इंटू डी कर दोगे तो आ जाएगा ना इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस। और E कितना लिखोगे, अगर पॉजिटिव प्लेट का मान लो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इधर का नेगेटिव का -सिग्मा है, तो प्लस प्लेट की वजह से E कितना आएगा, एक प्लेट की वजह से कितना आता है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। और दो प्लेट है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, प्लस का भी इधर को अवे फ्रॉम चार्ज होगा, नेगेटिव का भी टुवर्ड्स चार्ज होगा, तो दोनों का सेम है ना, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये 2 बार होगा। समझ आ रहा है बच्चों? हमेशा ध्यान रखो कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का ई बीच में ऐड हो जाता है और इधर बाहर के साइड में सब्ट्रैक्ट होता है। इन दोनों का इफेक्ट केवल बीच में ही रहता है ना, बाहर नहीं पहुंचता। अब बाहर वाले जो भी चार्जेस होंगे इधर के सरफेस के, उनका इफेक्ट बीच में नहीं आएगा ना। इधर अंदर वाले चार्जेस का इफेक्ट बाहर नहीं जाएगा और बाहर वालों का इफेक्ट अंदर नहीं आएगा ना। मतलब बाहर मतलब ये दोनों आउटर सरफेस पे जो भी चार्ज होगा उसका इफेक्ट बीच में नहीं आएगा। तो नेट ई हो जाएगा हमारा सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे डाल दो सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। सिग्मा मतलब Q/A, अगर एक प्लेट पे चार्ज Q है, एरिया A है ना, इस साइड में चार्ज Q है, एरिया A है, तो यहाँ का सिग्मा क्या आएगा, Q/A। तो इससे Q/V का रेशियो आ जाएगा मतलब C की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A/D। तो पैरेलल प्लेट के लिए ये हमारा कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा, ये आपको याद रखना है। एक पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज होगा, इसलिए आपको याद ही रखना है। नोट कर लो इसको, ट्राई किया करो कि साथ साथ लिखते रहो, फिर लास्ट में जब टाइम दो तो उसमें जो बचा रहे वो लिख लिया करो, तो थोड़ा जल्दी होगा लिखने का। अब बच्चों ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, ये सेकंड वाला एक्सरसाइज भी कर डालो। और इसमें तो आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ कैपेसिटर में, आज थोड़ा 5 मिनट जल्दी छोड़ दे रहा हूँ। तो आप करंट को अच्छे से कर लो ना, सारा एक्सरसाइज जो भी अब आगे का है कर लो, फिर उसके लिए डाउट सेशन लगा दूंगा ना एक्सरसाइज 2 के डिस्कशन के लिए। अरे भावेश यार, अभी 5 मिनट पहले ही मुझे आज छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी दिक्कत है, तो अब बाकी नेक्स्ट टाइम पर कराऊंगा ना। आप तब तक ट्राई कर सकते हो खुद से ना। पीओएम का एक्सरसाइज 3 तुम लोग बताओ कब लेना है।
वेडनेसडे को लें, वेडनेसडे को चलेगा? वेडनेसडे को शाम को रख देते हैं। देखो ये भोला भावेश का एक भोला क्वेश्चन आ गया कि ये पीओएम कौन सा चैप्टर है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। भोला भावेश का डाउट देखा तुम लोगों ने कि ये पीओएम कौन सा चैप्टर आ गया। पूरा भोला ही है ये भावेश। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके चैप्टर था भावेश, उसको हम लोग शॉर्ट में थोड़ा बोलते हैं पीओएम स्टाइल में। कुछ याद आया क्या? रजत कुछ बताना चाह रहा है पीओएम के बारे में। तो बच्चों यार एक्चुअली वो मेरे यहाँ भी पेस्ट कंट्रोल वाला आ गया, वो रूम के बाहर वेट कर रहा है, तो मैं अब क्लोज करता हूँ। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे का। बाय बाय बच्चों।